अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डेली चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहेंगे। पिछले 12 घंटे की आम तीन खबरों के साथ एक दफ़ा फिर आपके सामने हाजिर हैं। आपसे दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अच्छा जी, मैं सबसे पहले आगाज़ जो है वो सऊदी अरब, ईरान, अमेरिका का जो मामला था ज़रा उससे करूँगा। उसके बाद लोकल पॉलिटिक्स की तरफ भी आएंगे, जहाँ पे आज बड़ी हलचल हुई है। कुछ बड़े बड़े फैसले जो हैं वो सामने आए हैं और मौलाना फजल रहमान साहब का जो एक बयान है उसके बाद एक कोहराम मचा हुआ है इस वक्त पाकिस्तान की जो सियासी सिटिंग्स हैं और सियासी जो बैठक जहाँ पे भी होती है। मौलाना साहब का वो बयान जो है वो काफ़ी ज़्यादा इस वक्त डिस्कस किया जा रहा है। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि 32 लाख सब्सक्राइबर्स के लिए जो है अब हम सिर्फ तकरीबन कोई 5,000-6,000 सब्सक्राइबर्स दूर हैं। आखिरी पड़ाव है, आपकी मदद से जो है इंशाल्लाह ये नंबर जल्द अचीव होगा। चेक कर लीजिए, आपने अगर नहीं किया हुआ सब्सक्राइब कर दीजिए एक दफ़ा, ताकि ये नंबर जो है जल्द अज जल्द अचीव हो। अच्छा जी, सबसे पहले तो हमने आपको बताया था कि सऊदी अरब के ऊपर जो है सऊदी अरब के एक एयरपोर्ट के ऊपर जो है वो हूसियों की जानिब से यमन में हूसी जो मौजूद हैं उनकी जानिब से मिसाइल अटैक जो है वो किया गया था सऊदी अरब के एक एयरपोर्ट के ऊपर। तो बहुत से जो तज्जियाकार थे और सोशल मीडिया के ऊपर भी ये डिस्कशन हो रही थी कि पाकिस्तान जो है उसका किरदार क्या होगा, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो ऑलरेडी एक सिग्नेटरी है, डिफेंस पैक्ट किया हुआ है पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ। तो क्या पाकिस्तान जो है वो हरकत में आएगा? पाकिस्तान अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो क्या उसको भेजेगा? पाकिस्तान क्या सऊदी अरब की प्रोटेक्शन के लिए क्या किरदार अदा करेगा? तो पहली बात तो ये कि पाकिस्तान की जानिब से सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑलरेडी एक दस्ता सऊदी अरब के अंदर ही मौजूद है। ये पहले से ही मौजूद है, इस वाक़े से पहले से मौजूद है। लेकिन उसके बाद अब बाकायदा तौर पे पाकिस्तान की जानिब से जो है वो बाकायदा ऐलान भी कर दिया गया है। और एक तो पाकिस्तान ने ये जो हमला हुआ है हुसियों की जानिब से उसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत की है और सऊदी अरब की सलामती खुद मुख्तारी इलाक़ाई सालमियत के लिए पाकिस्तान मुकम्मल हिमायत का अदा करता है। यह बाकायदा तौर पर सरकार की जानिब से जो है वो ऐलान किया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का मशरिक़ वस्ता यमन की सूरत हाल पर हंगामी इजलास हुआ, जिसमें पाकिस्तान के नायब मुस्तकिल मंदूब उस्मान जदून ने जो है वो खिताब किया। उस्मान जदून ने खिताब में कहा कि पाकिस्तान सऊदी अरब पर हूसियों के बैलिस्टिक मिसाइल हमलों की शदीद मजम्मत करता है। सऊदी अरब की सलामती खुद मुख्तारी इलाक़ाई सालमियत के लिए पाकिस्तान मुकम्मल हिमायत का अदा करता है। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की जानिब से भी जो है वो बयान सामने आया है और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान बरादर मुमलिकत सऊदी अरब के खिलाफ किए गए हमलों की शदीद मजम्मत करता है। इस नौयत की काबिल मजम्मत कार्रवाइयाँ सऊदी अरब की खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत की सरहन खिलाफ वर्जी हैं। पाकिस्तान मुमलिकत सऊदी अरब की सलामती के लिए अपनी गैर मुतज़लज़ल हिमायत का अदा करता है। सो ये पाकिस्तान की जो है वो एक स्ट्रेटेजिक पोजीशन है कि सऊदी अरब के ऊपर होने वाला कोई भी अटैक जो है वो पाकिस्तान जो है हमेशा सऊदी अरब के साथ ही खड़ा होगा। बहुत से लोगों के ज़हनों में ये सवाल आता है कि क्या पाकिस्तान की अफवाज जो है वो इसके ऊपर क्या कोई कार्रवाई करेंगी, क्या वो एक्टिव होंगी? तो देखिए ये फैसला सऊदी अरब ने करना है। जाहिर बात है पाकिस्तान तो एक डिफेंस पैक्ट जो है वो ऑलरेडी कर चुका है, लेकिन अगर सऊदी अरब जो है इसको नेक्स्ट स्टेज के ऊपर ले जाना चाहता है, नेक्स्ट लेवल के ऊपर ले जाना चाहता है, तो फिर जाहिर बात है पाकिस्तान के साथ जो है इस सिलसिले में कोई मुशावरत होगी। और अगर कोई मुशावरत होगी भी तो बैक चैनल के ऊपर मुशावरत होगी, पब्लिक डोमेन में मुशावरत नहीं होगी। और अगर सिचुएशन यहाँ तक आ गई कि सऊदी अरब की सलामती को लेके अगर सऊदी हुकूमत ये समझती है कि पाकिस्तान को जो है वो अब एक कदम उठाना पड़ेगा, तो डेफिनेटली फिर पाकिस्तान जो है वो कदम उठाने के लिए भी तैयार है, क्योंकि इस्लामी दुनिया के अंदर पाकिस्तान से बड़ी कोई ताकत है नहीं। आप उठा के देख लीजिए, पूरी हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, पाकिस्तान जो है वो इस वक्त ईरान अमेरिका की जो जंग हुई थी उसमें ज़ाहिर बात है ईरान के हवाले से जो है लोगों ने एक कॉम्बैट देखा, कई महीनों से जारी इस जंग को उन्होंने देखा और उसके बाद जो उसकी फायर पावर है या उसकी जो मिलिट्री पावर है वो पूरी दुनिया ने देखी है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान, मैं किसी नेगेटिव सेंस में नहीं कह रहा, मैं वैसे एक अलग फॉर्मेट के अंदर जो है मैं बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान जो है वो एक न्यूक्लियर पावर है। तो पाकिस्तान का जो एक मिलिट्री माइट है या मिलिट्री पावर है उसके साथ कोई मुकाबला ही नहीं बनता। लेकिन फिर भी जाहिर बात है ये फैसला जो है अल्टीमेटली सऊदीज़ ने मेरी नज़र में जो है वो करना है। इसके अलावा यमन के हूसियों ने यह दावा किया है कि उन्होंने सना के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर हमले के जवाब में जो है वो सऊदी अरब के अबहा हवाई अड्डे को जो है वो निशाना बनाया है। अल जज़ीरा ने इस हवाले से एक वीडियो भी शेयर की, लेकिन उस पर अनवेरीफाइड जो है वो लिखा हुआ है। ये वीडियो है जो आप स्क्रीन के ऊपर इस पर देख रहे हैं, ये इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो गर्दिश कर रही है और ये कहा जा रहा है कि जनाब ये बेसिकली वो अटैक था सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर, जिसके बाद चीज़ें जो है वो एस्केलेट हुई हैं। दूसरी जानिब एक्सियोस ने यह रिपोर्ट किया है कि 2 अमरीकी हुकाम के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को यमन में ईरान की हिमायत याफ्ता हूसियों के खिलाफ एक गैर मामूली फौजी कार्रवाई के लिए अपनी हिमायत जो है वो फराहम की है।
गुज़िश्ता रोज़ सऊदी अरब की जानिब से सना हवाई अड्डे पर हमला और उसके बाद हूसियों के जवाबी मिसाइल हमले 2022 के बाद दोनों फरीकों के दरमियान सरहद पार कशीदगी का सबसे संगीन वाक़या है। ये पेशरफ गुज़िश्ता 4 बरस से जारी गैर एलानिया जंगबंदी के खात्मे का इशारा भी हो सकती है। अमरीकी हुकाम के मुताबिक मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से कार्रवाई से पहले डोनाल्ड ट्रंप को आगाह करना और उनकी हिमायत तलब करना इस बात की निशानदेही करता है कि सऊदी अरब को खदशा है कि हूसियों के साथ तनाज़ा एक बड़ी जंग में तब्दील हो सकता है, जिसके लिए अमरीका की फौजी और सफारती मदद दरकार होगी। गुज़िश्ता हफ्ते सऊदी अरब ने अमरीका को अपनी तशवीश से आगाह करते हुए हूसियों के खिलाफ मुमकिन हमलों के लिए हिमायत तलब की थी। जुमेरात को वाशिंगटन में सऊदी सफ़ीर ने अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से मुलाकात की, जबकि अगले रोज़ रूबियो ने सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से गुफ्तगू की। एक अमरीकी एहलकार के मुताबिक उसके कुछ देर के बाद जुम्मे को ट्रंप और मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ, जिसमें मोहम्मद बिन सलमान ने हूसियों के खिलाफ फौजी कार्रवाई के लिए ट्रंप की हिमायत मांगी, जो उन्हें हासिल हो गई है। और यह तनाज़ा तकरीबन 10 रोज़ कबल उस वक्त शुरू हुआ जब ईरान की फ़िज़ाई कंपनी महान एयर का एक तैयारा हूसियों के ज़ेर कंट्रोल सना पहुंचा और वहां से हूसी क़यादत के एक वफ्द को साबिक ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खamenei की आखिरी रसूमात में शिरकत के लिए ईरान ले जाया गया। ये एक गैर मामूली वाक़या था क्योंकि एक दहाई से ज़ायद अरसे से ईरान से सना के लिए परवाज़ें नहीं हो रही थी। सऊदी अरब को खदशा था कि इन परवाज़ों के ज़रिए हूसियों को असलहा या ईरानी फ़ौजी मुशीर मुंतकिल किए जा सकते हैं, इसीलिए उसने इस पर पाबंदी आयद कर रखी थी। एक अमरीकी एहलकार ने कहा कि महान एयर इस्लामी इनकलाब गार्ड कोर से वाबस्ता IRGC से वाबस्ता फ़िज़ाई कंपनी है, जिस पर अमरीका पहले ही पाबंदियाँ आयद कर चुका है। हूसियों का दावा है कि सऊदी जंगी तैयारों ने इस ईरानी तैयारे को उतरने से रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे। हूसियों ने खबरदार किया कि अगर ऐसा दोबारा हुआ तो वो सऊदी हवाई अड्डों को निशाना बनाएंगे और उसके बाद आप जानते हैं कि चीज़ें जो है वो किस तरह एस्केलेट की हैं। दूसरी जानिब ईरानी हुकाम ने दावा किया है कि अमरीका ने आज दोपहर जनूबी ईरान के शहर बुशहर के ऊपर एक दफ़ा फिर हमले किए हैं, जहाँ ईरान का वाहिद सिविलियन जौहरी पावर प्लांट जो है वहाँ पर मौजूद है। दूसरी जानिब अमरीकी सेंट्रल कमांड ने ट्वीट किया। उन्होंने ऐलान किया कि उसने 13 जुलाई को अमरीकी मशरकी वक्त के मुताबिक रात 10:15 बजे ईरान के खिलाफ हमलों की ताज़ा लहर जो है वो मुकम्मल कर ली है। 5 घंटे पर मुश्तमिल इस कार्रवाई के दौरान अमरीकी अफवाज ने ईरान के मुख्तलिफ मुकामात में, जिनमें बुशहर, चाबहार, कनारक, अबू मूसा और बंदर अब्बास शामिल हैं, में फ़ौजी अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया। इन हमलों का मकसद ईरान की तजारती जहाज़ रानी पर हमले करने की सलाहियत को मज़ीद कमज़ोर करना था। सेंटकॉम के मुताबिक अमरीकी अफवाज ने प्रिसिशन मुनिशंस इस्तेमाल करते हुए ईरान के साहिली दिफाई निज़ाम, मिसाइल और ड्रोन तनसीबात और बहरी फौजी सलाहियतों को जो है वो निशाना बनाया है। इसके अलावा पासदार इनकलाब ने दूसरी तरफ दावा किया है कि अमरीकी हमलों के जवाब में ऑपरेशन नसर 2 के तहत ईरान ने उर्दन में अमरीकी फ़ौज के ज़ेर इस्तेमाल एयरबेस को बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया है। उसमें कहा गया कि यह बेस ईरान पर हमलों के लिए इस्तेमाल हो रही थी और अमेरिका को इसके जुराइम पर जवाबदेह ठहराया गया है। उधर उर्दन की फ़ौज ने मंगल के रोज़ ऐलान किया कि उसने ईरान की जानिब से दागे गए 4 मिसाइल मार गिराए हैं। फ़ौज ने कहा कि ईरान की सरजमीन से दागे गए 4 मिसाइल उर्दन की फ़िज़ाई हदूद में दाखिल होने के बाद तबाह कर दिए गए थे। दूसरी जानिब रात गए ईरानी मिसाइल और ड्रोन्स ने बहरीन में अमरीकी अड्डों के ऊपर भी हमला किया है। सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली वीडियोस में ज़ोरदार धमाकों की आवाज़ें जो हैं वो सुनी जा सकती हैं। वीडियो जो है आप इस वक्त अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। इसके अलावा ईरान की पासाने इनकलाब की बहरिया ने दावा किया है कि आबना हुर्मुज़ में 2 सुपर ऑयल टैंकरों को निशाना बनाकर उन्हें नाकारा बना दिया गया है। ईरानी हुकाम ने कहा है कि दोनों जहाज़ अमरीकी इश्तियाल अंगेज़ी के बायस बारूदी सुरंगों वाले रास्ते में दाखिल हुए और मुतादिद इंतबात के बावजूद अपनी सिमत उन्होंने तब्दील नहीं की, जिसके बाद ईरान की जानिब से जो है इन दोनों जहाज़ों के ऊपर अटैक्स किए गए हैं। दूसरी जानिब मुत्तहिदा अरब अमारात की वजारत दिफा ने ट्वीट किया है। उन्होंने ऐलान किया है कि कौमी ऑयल टैंकर्स मोम्बासा और अलबरिया को आबना हुर्मुज़ के जनूब बहरी रास्ते से ओमानी इलाकाई पानियों से गुजरते हुए ईरान के 2 क्रूज़ मिसाइलों से निशाना बनाया गया। तो वो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि जनाब ये 2 जहाज़ जो हैं जो ऑयल टैंकर्स थे और जो कौमी ऑयल टैंकर्स हैं उन्हें निशाना बनाया गया है। इस हमले के नतीजे में मोम्बासा टैंकर पर सवार एक भारतीय हमले के रुकन की हलाकत हुई है, जबकि 8 दीगर अफराद जख्मी हुए हैं, जिनमें से 4 की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। जख्मियों में 6 भारतीय और 2 यूक्रेनी शहरी जो हैं वो शामिल हैं और हमले के बाद 2 टैंकरों को भी आग लगने से नुकसान पहुंचा, तहम बाद में आग के ऊपर काबू पा लिया गया। वजारत दिफा ने इस खुली जाहरियत की मजम्मत की। UAE की वजारत दिफा ने, और उन्होंने कहा कि एक संगीन खिलाफ वर्जी और बैन अल-अक़वामी क़वानीन की वाज़ेह पामाली है जो ख़ित्ते के अमन व इस्तेहकाम के लिए ख़तरा है। वजारत ने कहा कि मुत्तहिदा अरब अमारात इस कशीदगी के जवाब में कार्रवाई करने और अपनी सरजमीन, शहरियों और रिहायशियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात उठाने का मुकम्मल हक़ महफूज रखता है।
दूसरी जानिब ईरानी पार्लियामेंट की खबरसा एजेंसी खाना मिल्लत के मुताबिक कई माह के वक्फे के बाद नायब स्पीकर हामिद रजा हाजी बाबाई की सदारत में ईरानी पार्लियामेंट के अवामी इजलास का इनेकाद किया गया। 250 से ज़ायद अरकान ने इजलास के दौरान इस्लामी जमहूरियत ईरान के साबिक रहबर आला अली खamenei, जंग में हलाक होने वाले फौजी कमांडर और सियासी शख्सियात के कातलों से इंतकाम लेने के हक में नारे लगाए। ये भी फैसला किया गया कि हंगामी या गैर मामूली हालात में पार्लिमानी इजलास बहारिस्तान के बाहर भी मुनक्किद किए जा सकेंगे। कई माह के वक्फे के बाद गैर मामूली वक्त पर अवामी इजलास के इनेकाद ने मीडिया और अवामी हलकों में खास तवज्जो हासिल की है। इसके अलावा अल जज़ीरा ने एक खबर जो है वो दी है, और ज़हन में रखिएगा कि ज़ाहिर बात है अल जज़ीरा जो है उसका ताल्लुक़ कतर से है, और इसलिए ये एंगल जो है वो आपने ज़रूर ज़हन में रखना है। उसकी हेडिंग उन्होंने दी है, इन ईरान पिज़ेश्कियां विल बी स्केप गोट फॉर द फेल्ड MOU। वो खबर बेसिकली जो है उसके अंदर ये है कि जनाब अगर ये जो इस्लामाबाद मेमोरेंडम है, या जो इस्लामाबाद के अंदर जो दोनों मुल्कों के दरमियान जो एक मुफाहमत हुई थी और उसकी याददाश्त अगर फेल हो रही है, तो इसका जो बली का बकरा बनाया जाएगा वो ईरानी सदर पेज़ेश्कियान को ईरान के अंदर जो है वो बनाया जाएगा। खबर ये कहती है कि जनाब जैसे जैसे हुकूमती हामी हलकों में गुस्सा बढ़ रहा है, सरकारी बयानिया इस मुआहदे की मुमकिन नाकामी की जिम्मेदार एक शख्सियत को करार दे रहा है। सदर मसूद पेज़ेश्कियान तज्ज़ियाकारों के मुताबिक सदर को मुद्दे इल्ज़ाम ठहराना ना सिर्फ अवाम के सामने कुर्बानी का बकरा पेश करने की कोशिश है, बल्कि हुक्मरान अशराफिया के अंदरूनी इख्तलाफात पर पर्दा डालने की भी हिकमत अमली है। दिलचस्प बात यह है कि इस बयान में उस शख्सियत का नाम ही शामिल नहीं जिसने अमली तौर पर मुज़ाकरात की क़ियादत की। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाक़िर कलियाबाफ जो मुज़ाकराती टीम के सरबराह थे का कहीं जिक्र नहीं किया गया। हालांकि वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने ईरानी मीडिया को बताया था कि निज़ाम ने मुज़ाकरात की जिम्मेदारी कलियाबाफ को सौंपी थी। इसी तरह सुप्रीम लीडर ने इस्लामी जमहूरियत ईरान की हालिया तारीख के सबसे अहम मुआहदे की जिम्मेदारी सिर्फ उस शख्स पर डाली जिसने खुद मुज़ाकरात की क़ियादत ही नहीं की। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक कलियाबाफ का नाम बयान से गायब होना कोई इतफाक़ नहीं बल्कि एक सोचा समझा फैसला है। उनके मुताबिक तेहरान में इस मुआहदे की मुमकिन फ़वाइद और मुमकिन नुकसानात को जानबूझकर अलग अलग रखा गया है। अगर मुआहदा कामयाब रहा तो इसका क्रेडिट कलियाबाफ को दिया जाएगा, और अगर ये फेल हो गया तो इसकी जिम्मेदारी जो है वो ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान के ऊपर डाल दी जाएगी। ये सूरत इस बात की अक्कासी करती है कि जंग के बाद ईरान में हकीकी ताकत जो है वो किन हलकों के पास है। एक तरफ कलियाबाफ की नुमाइंदगी करने वाला तकनीकी और मुआशी धड़ा है, जिनका करियर IRGC के तामीराती इदारे, ख़ातमुल अनबिया की सरबराही, तेहरान के मेयर, पार्लियामेंट के स्पीकर और अब चीन के लिए खसूसी नुमाइंदे जैसे ओहदों पर मुश्तमिल रहा। फिलहाल कुर्बानी का बकरा बनने वाले पेज़ेश्कियान अपना काम कर रहे हैं। कमज़ोर मुफाहमतनामे का गुस्सा ऐवान सदर पर निकाल कर ये मिलिट्री बुनियाद कॉम्प्लेक्स को खुले आम तसादुम से बचाता है। तो ये जो इंटरनल पॉलिटिक्स है ईरान की, ये उसके ऊपर जो है वो तबसरा किया गया है अल जज़ीरा की जानिब से। दूसरी जानिब बहरी जहाज़ों की आमद रफ्त के ऊपर नज़र रखने वाले इदारे टैंकर्स ट्रैकर्स के मुताबिक ईरान ने गुज़श्ता 4 हफ्तों के दौरान 8 करोड़ से ज़ायद बैरल खाम तेल और रिफाइंड पेट्रोलियम मसनूआत बरामद की हैं, जिनकी मौजूदा मालियत तकरीबन 6 अरब अमरीकी डॉलर बनती है, जो एक्सपोर्ट किया गया है ईरान की जानिब से। हालिया दिनों के अंदर जब ये पाबंदियां नहीं थी तो उसकी मालियत जो है वो तकरीबन 6 अरब डॉलर जो है वो बनती है। इसके साथ साथ हमने आपको बताया था कि जनाब ये पिछले 2 दिन के अंदर जो कशीदगी बढ़ी है, इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस जो हैं वो ऊपर जाना शुरू हो गई हैं। अब हालिया जो प्राइसेस इस वक्त सामने आ रही हैं वो जनाब 84.56 डॉलर फी बैरल के ऊपर जो है वो पहुंच गई हैं, जो 12 जून के बाद से अब तक की बुलंद तरीन सतह है। यानी कि पिछले 1 महीने के अंदर जो है वो सबसे ज़्यादा प्राइसेस जो हैं वो अब इंक्रीज कर चुकी हैं। इसके अलावा अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग के असरात जो हैं वो पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट के ऊपर भी असरअंदाज होना शुरू हो गए हैं। ये बात मैंने आपको इतवार को कह दी थी कि आप देखिएगा ये हफ्ते का आगाज़ होने जा रहा है पीर से, और आप देखिएगा मार्केट जो है वो नेगेटिविटी के अंदर जाएगी। कल भी हमने देखा कि तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 250 पॉइंट्स का जो है वो उसमें कमी रिकॉर्ड की गई, और आज भी जो है वो स्टॉक मार्केट जो है वो नीचे की तरफ जाती हुई देखी जा सकती है। और एक मौके पर जो है वो PSX जो है वो तकरीबन 6500 पॉइंट्स की कमी के साथ जो है वो देखा गया, जो अप्रॉक्सीमेटली मार्केट का 3.6% बनता है। यानी एक्सट्रीम नेगेटिविटी जो है वो इस मार्केट के अंदर देखी जा सकती है। कुछ लोकल पॉलिटिक्स की तरफ जनाब अब जाते हैं, और सबसे ज़्यादा इस वक्त जो एक इशू डिस्कस हो रहा है वो मौलाना फजल रहमान साहब का एक बयान है, जिसके ऊपर रद्द-ए-अमल देते हुए आज तमाम चैनल्स के ऊपर मुख्तलिफ रहनुमाओं के बयानात जो है वो सामने आए, जिसमें ओन चौधरी शामिल हैं, जिसमें ख्वाजा आसिफ शामिल है, अताउल्लाह तारड़ शामिल है, एहसन इकबाल शामिल हैं, बैरिस्टर अकील शामिल हैं। मतलब मुख्तलिफ लोगों ने जो है, और बल्कि पंजाब असम्बली के अंदर मौलाना फजल रहमान साहब के इस बयान के खिलाफ जो है मुज़म्मती करारदाद भी जो है वो सामने आई है। अब मौलाना साहब ने बेसिकली कहा क्या था, एक जलसे में खड़े हुए थे, वहाँ पर उन्होंने एग्जैक्टली कहा क्या था
उन्होंने खिताब करते हुए कहा था कि मैं मोअज़्ज़िज़ीन को बताना चाहता हूं कि आप अजनबी नहीं, आप भी हमारे पाकिस्तानी हैं, लेकिन अगर आपको मुल्क के अंदर रहना है तो मेरे लिए भी एक हल्का है, मुझे अपने दायरे से बाहर नहीं जाना चाहिए। इसी तरह फ़ौज का भी दायरा है, अपनी जिम्मेदारियों को पर नज़र रखें, मुल्क टूट रहा है। फिर कहते हैं हमारे नौजवान जो शहीद, अब यहाँ से कॉन्ट्रोवर्शियल पार्ट जो है वो स्टार्ट होता है। कहते हैं हमारे नौजवान जो शहीद हो रहे हैं, आपके नौजवानों ने इसी वजह से अपनी कमरें बांध रखी हैं, वो इसके लिए तनख्वाह ले रहे हैं कि उन्हें मुल्क की सलामती के लिए लड़ना है। मुझ पर अपना खून बहाकर क्या एहसान कर रहे हो? इसके लिए आप मेरे खून पसीने के टैक्स से तनख्वाह ले रहे हैं, लेकिन आप हमें फ़ौज जमा करने, हथियार उठाने और मुसल्लह ग्रोहों से लड़ने का कहते हैं। मैंने कोई तनख्वाह नहीं ली, मैं कोई फ़ौज नहीं बनाऊंगा। सियासत करनी है तो वर्दी उतार कर आ जाओ, इलेक्शन में हिस्सा ले, वाजे हो जाएगा अवाम वर्दी वालों को क्या वोट देते हैं। अच्छा, मेरा इसके ऊपर जो है ना एक डिफरेंट ज़रा पॉइंट ऑफ व्यू है। ये इसमें कोई डाउट नहीं है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की अफवाज के साथ या पॉलिटिकल उसका जो एक एंगल है वो अब से नहीं, मतलब पिछले कई दहाइयों से जो है वो डिस्कस हो रहा है। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट मेरे ख्याल में जब से पाकिस्तान बना है तब से लेकर आज तक जो है वो हमेशा डिस्कस होता आया है कि फ़ौज का रोल जो है वो पाकिस्तानी सियासत में कितना है, कैसा है। ये कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है, कभी बहुत ऊपर जाता है। ठीक है, कभी ये हाइब्रिड निज़ाम जो है वो बनाता है। वो इमरान खान साहब के दौर के अंदर भी उसने एक हाइब्रिड निज़ाम बनाया, मौजूदा सिस्टम के अंदर भी उसने हाइब्रिड निज़ाम बनाया, और उसके ऊपर, उसके इस रोल के ऊपर या उसने जो भी अपना किरदार अदा किया है, चाहे वो साबिका आर्मी चीफ्स हों, साबिका जनरल्स हों या मौजूदा सेटअप हो, हर एक का अपना अपना एक राइट है उसको देखने का, उसके नज़रिए को देखने का और उसके ऊपर तनकीद करने का। मेरे ख्याल में ये आज़ादी इजहार तक तो ये बात बिल्कुल ठीक है। मेरा इख्तिलाफ कहाँ से आता है? मेरा इख्तिलाफ तब वहाँ से आता है जब जो अफराद शहीद होते हैं, चाहे वो कोई कैप्टन हो, मेजर हो, ब्रिगेडियर हो, जनरल हो, एक आम सिपाही हो, चाहे कोई भी हो, और अगर वो पाकिस्तान को सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हुए शहीद हो रहा है और वो अपनी जानों का नजराना पेश कर रहा है, तो उसके ऊपर तनकीद करना जो है वो टोटली नाजायज़ है। उसे किसी सूरत एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। इसकी वजह यह है कि बेसिकली आप हिट किसी और को करना चाहते थे, आपने हिट किसी और को किया। आप बेसिकली अफवाज की जो एक पॉलिटिक्स के अंदर इन्वॉल्वमेंट है या उनका जो किरदार है, तनकीद आप उसके ऊपर करना चाह रहे थे। हिट आपने किया उस सिपाही को, उस सोल्जर को जो मुश्किल से मुश्किल हालात के अंदर जो आपको डिफेंड कर रहा है, चाहे वो बलूचिस्तान हो, चाहे वो फाटा हो, चाहे वो बॉर्डर एरिया कोई भी हो, चाहे वो दूर दराज के पहाड़ी इलाके हों, वो अपनी जान पे खेल के, अपनी फैमिली से दूर रह के जो है वहाँ पे प्रोटेक्शन दे रहा है। ठीक है, उसको तनकीद का निशाना किसी सूरत नहीं बनना चाहिए, क्योंकि ना तो वो पॉलिसी बनाने वालों में शामिल है, ना वो ये डिसीजंस लेने वालों में शामिल है, ना वो इस बात के ऊपर शामिल है कि जनाब मुल्क का वजीर आज़म जो है वो कौन होगा कौन नहीं होगा, उसका कोई लेना देना नहीं है। आपका ये जो बयान है, मौलाना साहब का जो बयान है, ये बेसिकली उसको भी लपेट देता है, जो कि मेरे ख्याल में एक बड़ा क्रूड तरीका है कि इस सारी सिचुएशन के ऊपर जो है वो बात करने का। क्योंकि एक मिनट के लिए मैं बार बार ये कहता हूँ, अब मैं फिर ये कह रहा हूँ कि आप तनकीद कीजिए, फौज का किरदार जो है वो पाकिस्तान की सियासत में जो भी रहा है आप तनकीद कीजिए, ये आपका राइट है। बट ज़हन में रखिएगा कि आप जो भी अल्फाज अदा करें उसमें वो जवान जो बॉर्डर के ऊपर खड़ा हुआ है, अगर वो आपका बयान सुनेगा तो उसके ऊपर क्या गुजरेगी। उसके बाद आप जो मर्जी कमेंट करें, अगर आप उसकी कुर्बानी को, अगर आप उसकी वहाँ पे जो अपना वो फ़र्ज़ निभा रहा है, वो अपनी जान जोखों में डाल रहा है, जिसे ये नहीं पता कि मैं इस मरतबा छुट्टियों से आया हूँ, मैं छुट्टियों से होके आया हूँ, अपनी फैमिली से आखिरी दफ़ा मिल के आया हूँ, अपने बीवी बच्चों से मिल के आया हूँ, अपने माँ बाप से मिल के आया हूँ, पता नहीं अगली दफ़ा जाऊँगा या नहीं जाऊँगा। जब वो आपका ये बयान सुनेगा, जब वो आपका ये बयान पढ़ेगा, तो उसके दिल पे क्या गुजरेगी कि जिसको ये कहा जा रहा है कि अगर तुम जाने दे रहे हो, अगर जानों का नजराना दे रहे हो, तो तुम्हें तो तनख्वाह इस बात की मिलती है। ये बहुत ही क्रूड वे है इस जज्बे को जो है वो एनालाइज करने का। मेरा इख्तलाफ यहां से है। आपने अगर हिम्मत है, आप में अगर तप्पड़ है, तो फिर जाहिर बात है जो टॉप के ऊपर लोग मौजूद हैं, जो साबका जनरल मौजूद हैं या मौजूदा जनरल मौजूद है, डायरेक्टली नाम लेके बात करें अगर आपने करना है तो। इस तरह करें ना सियासत, लेकिन उस जवान को जो है वो टारगेट किसी सूरत मत करें। मेरा सिर्फ इसके ऊपर ये पॉइंट ऑफ व्यू है। और जहां तक मौलाना साहब की अपने पार्टी का ताल्लुक है, इसके ऊपर मैं देख रहा था कि मौलाना साहब की अपनी पार्टी के लोग भी जो है कुछ इसको डिफेंड कर रहे हैं। सोशल मीडिया के ऊपर जो है एक पूरी कैंपेन जो है इस वक्त चल रही है, फॉर और अगेंस्ट की एक पूरी कैंपेन चल रही है। लेकिन दूसरी जगह मौलाना साहब के एक नए रहनुमा जो मतलब इस्लामाबाद पिंडी डिवीज़न से उनके पार्टी में शामिल हुए थे, फ़ारूक खोकर। अब ये खोकर क्लैन से जो है वो इनका ताल्लुक है। इनके ऊपर जो है कत्ल का केस चल रहा था, और ये माजिद सती कत्ल केस है, बड़ा मशहूर ये केस है, माजिद सती कत्ल केस। 23 अगस्त 2022 को माजिद सती को जो है वो कत्ल किया गया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक था। इमरान खान साहब की गवर्नमेंट जो है वो जा चुकी थी। ये शेख रशीद के भी बड़े करीबी समझे जाते थे।
और ये मामला जो है वो ज़मीनों पर कब्जे से रिलेटेड है। और ये फ़ारूक खोकर साहब का नाम भी जो है वो माजी में कई दफ़ा इस पैराहे में जो है वो बार बार कई दफ़ा लिया जा चुका है। तो इसके अंदर दो अफराद जो है वो मोटरसाइकिल के ऊपर आए थे और ये दो ही अफराद जो है वो मौजूद थे वहाँ पे और इनको कत्ल किया गया। इनका जो माजिद सत्ती थे इन्हें कत्ल किया गया था। इनके जो साथी थे वो बच गए थे, लेकिन माजिद सत्ती को जो है वो कत्ल किया गया था। पहले इसका एक एंगल जो है वो ये निकला था कि शायद ये कोई पॉलिटिकल मर्डर था या पॉलिटिक्स की वजह से जो है ये हुआ था, लेकिन फिर बाद में पता लगा कि नहीं, ऐसा नहीं था। ये बेसिकली ज़मीन के कोई तनाज़े का जो है वो इशू था और उसके अंदर जो है उसके बाद ये नॉमिनेट हुआ। ये केस काफ़ी हद तक जो है वो चलता रहा, ज़मानत हुई, ज़मानत खारिज हुई, ये सब कुछ जो है वो चलता रहा। अल्टीमेटली आज एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने जो है वो फ़ारूक खोकर को उम्र कैद की सज़ा जो है सुना दी है। अहाता अदालत के अंदर ही वहीं पे फ़ारूक खोकर जो है वो शामिल थे और उनको जो है पुलिस ने उसके बाद गिरफ्तार कर लिया। फ़ारूक खोकर और इनका जो क्लैन है ये एक ज़माने में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में हुआ करता था। इनके जो वालिद थे ताजी खोकर, वो आसिफ अली जरदारी साहब के एक ज़माने में बड़े करीबी हुआ करते थे, लेकिन उसके बाद ये खोकर क्लैन जो है वो पूरा का पूरा जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी छोड़ गया तो फ़ारूक खोकर जो है वो मौलाना साहब के पास जो है वो चले गए थे, मौलाना फजल रहमान साहब के पास। अब मुझे नहीं पता, आई एम नॉट गोइंग टू स्पेकुलेट कि इसकी टाइमिंग बड़ी अजीब है कि 2 दिन पहले मौलाना साहब इस किस्म का बयान देते हैं और 2 दिन के बाद उनकी पार्टी में शामिल होने वाला एक बड़ा स्ट्रांग मैन मतलब जो फ़ारूक खोकर है उससे अदालत से सज़ा भी होती है। अब क्या सज़ा होने वाली थी या इस वजह से मौलाना साहब ने ये बयान दिया, आई डोंट नो, मैं डॉट्स नहीं कनेक्ट कर रहा, लेकिन दोनों चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल तकरीबन 48 से 72 घंटे के अंदर अंदर हुई हैं। दोनों चीज़ें, मौलाना साहब का ये बयान आना और वहाँ पे फ़ारूक खोकर को उम्र कैद की सज़ा होना, जो कि एक मसलमान कंसिडर किया जाता है। मतलब खोकर क्लैन जो है वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में ख़ासतौर पे पिंडी इस्लामाबाद के रीजन के अंदर जो है वो एक मसलमैन के तौर पे जो है वो कंसिडर किया। अब मसलमैन को आप खुद ही जो है वो डिफाइन कर लीजिए उसका क्या मतलब है। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।